जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज का हमारा जो मुद्दा होगा वो होगा नेपाल में जो हुआ क्राइसिस है उसके ऊपर। एक शॉर्ट्स वीडियो होगा जिसमें सारी डिटेल्स कोशिश किया जाएगा कि इसमें ऐड किया जाए, आपको जानकारी दी जाए। चलिए हम बात करते हैं नेपाल में जो हुआ, इसके पीछे का क्या रीज़न था। इसके पीछे जो हाइडन रीजन है, जो छुपा हुआ रीजन है वो क्या था, जो दिखता नहीं है, आमतौर पे किसी भी देश में दिखता नहीं है। थोड़ा सा डीप में एनालिसिस करने पे आपको दिखेगा और वो हर देश में होता है। तो नेपाल में हुआ ये कि वहाँ पे यूथ के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया और सरकार को गिरा दी गई। वहाँ से जो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो देश छोड़ के निकल गए, बेचारे भाग गए। ठीक है, रिजाइन दे दिया, आमतौर पे रिजाइन दे दिया। नेपाल में जो हुआ स्टार्ट हुआ है, ये जो चिंगारी का काम किया है वो स्टार्ट हुआ था एक कहाँ से, तो सोशल मीडिया बैन हुआ वहाँ से स्टार्ट हुआ। देखेंगे पैटर्न जो नेपाल में दिखा वो हमें कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले बोल सकते हो कि बांग्लादेश में दिखा। जो बांग्लादेश में दिखा कुछ महीने पहले आप बोल सकते हो वो श्रीलंका में दिखा। जो श्रीलंका में दिखा और इन सब के पीछे जो दिखा वो आमतौर पे आपको पाकिस्तान में देखने को मिलता है। पाकिस्तान में होता ये है कि अमेरिका के द्वारा, CIA के द्वारा जो पाकिस्तान की सरकार होती है उसको गिरा दी जाती है। अगर अमेरिका प्रो गवर्नमेंट नहीं बनती है पाकिस्तान में तो उसको गिराकर अमेरिका प्रो गवर्नमेंट यानी अमेरिका के पीछे लगू चलने वाला देश के रूप में, सरकार के रूप में बनाया जाता है। तो वैसे क्या इस प्रकार से जो भारत देश के अगल बगल में जो पड़ोसी राष्ट्रों में हो रहे हैं, क्या वो भारत में भी होने वाला है? क्या वर्ल्ड पावर, जो दुनिया की पावर है, खास करके महाशक्ति USA, वो ये बोल रहा है कि अब इस बार हम इंडिया की बारी है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो बैकग्राउंड ये रहा है कि USA और चाइना जो अपना बेस बनाना चाहती है पाकिस्तान, सॉरी, नेपाल में, वो कई महीनों से, कई सालों से इसमें लगी हुई है। अमेरिका चाहता है कि वहाँ पे कंट्रोल अमेरिका का हो, चाइना चाहता है वहाँ पे कंट्रोल चाइना का हो। अमेरिका इसलिए चाहता है कि चाइना के बगल में आकर हम चाइना को काउंटर कर पाएँ, लेकिन चाइना ऐसा होने नहीं देना चाहता है और इसी होड़ में ये दोनों लगे हुए हैं। अब अमेरिका को दिखा भाई नेपाल से, इससे पहले और बैकग्राउंड चलते हो तो अमेरिका की दोस्ती अभी इंडिया से लगातार बढ़ती चली गई। 2015 से 2020 के आसपास, 2014-15 से लेकर 2020 के आसपास लगातार बढ़ती चली गई। कई MOU साइन हुए, डिफेंस सेक्टर में साइन हुए और काफ़ी हद तक ये रिलेशन और आगे बढ़ता गया। लेकिन इंडिया ने बोल दिया कि मैं अपनी ज़मीन का यूज आपको कोई भी एंटी कंट्री जो रिजिम चेंज के लिए होता है वो करने नहीं दूंगा। तो फिर अमेरिका जाता है, किसके पास जाता है, वो जाता है बांग्लादेश के पास और बोलता है शेख हसीना से कि मुझे सेंट मार्टिन आइलैंड दीजिए जिस पे मैं अपना मिलिट्री बेस बनाऊंगा। शेख हसीना उसे देने से मना कर देती है। तो आप देखते हो शेख हसीना की सरकार गिरा दी जाती है और CIA बैक्ट एक आदमी जिसका नाम है मोहम्मद यूनुस, उसको गवर्नमेंट चलाने के लिए एक आगे किया जाता है। और आज देख रहे हो बांग्लादेश का हाल कैसा है। आज से 30 साल पहले बांग्लादेश चला गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिल्कुल ठप हो गई है। उसके बदले में वियतनाम और इंडिया ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ओवरलैप कर लिया है। तो बांग्लादेश में ये देखने को मिला। ठीक है, शेख हसीना वहाँ से चली गई और वहाँ पे पैसे फेंक कर शेख हसीना के रिजीम को चेंज करा दिया गया। चेंज कराने के पीछे क्या था भाई, यूथ के द्वारा सोशल मीडिया, यूथ स्टूडेंट प्रोटेस्ट कराया गया। वहाँ पे सेम पैटर्न देखने को मिलता है श्रीलंका, नेपाल में भी। ठीक है, अब बात की जाए क्या इंडिया में भी ऐसा करने का प्रयास किया गया? हाँ, 2024 में तो रिजीम चेंज करने का तो नहीं, लेकिन रिजीम में बदलाव देखने को मिला। आपको देखे होंगे कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिसको झूठ मूठ के उठाया गया, जैसे संविधान खतरे में है। तो ये अगर बात है संविधान खतरे में था तो ये किसके बैक्ट था भाई? ये भी बैक्ट था, अमेरिका बैक्ट था। ठीक है,
अगला है नेपाल 2006 से 2008 तक की। अगर थोड़ा नेपाल की हिस्ट्री देख ली जाए तो नेपाल 2006 से 2008 तक पे ये लगातार जूझता रहा कि यहाँ पे संविधान, यहाँ पे लोकतंत्र आ जाए। 2008 से 2014 के बीच में यही चलते रहे कि कैसे भी लोकतंत्र आ जाए। 14 से लेकर 2024 तक लोकतंत्र के रूप में तो आया, लेकिन करप्शन बहुत ही ज़्यादा था। चाइना कोई भी प्रोजेक्ट लेना चाहती तो उसको उसमें करप्शन हो जाता था। वहाँ पे जितनी भी पार्टियां थे, चाहे केपी शर्मा ओली हो या कोई और हो, ठीक है, ये जितनी भी पार्टियां थी इसमें तीन टाइप की, आप मतलब एक पार्टी है उसमें तीन टाइप के शेयर होल्डर है। एक प्रो इंडिया, एक प्रो चाइना और प्रो अमेरिका। ये जितनी भी कोई भी सरकार बने ये तीनों से वो उनका नाता रहता था, ठीक है। अब ये हुआ कि करप्शन लगातार पे लगातार, चाइना कोई भी प्रोजेक्ट लेने के लिए वहाँ के अधिकारियों को, वहाँ के नेताओं को करप्ट करती थी। अमेरिका उनको अपना पावर यहाँ पे बढ़ाने के लिए यहाँ से उनके बच्चों को, जो नेता होते थे उनके बच्चों को यूएसए में, यूरोप में, ठीक है, क्या करता था भाई, उनको रहने के लिए देता था, उनको और भी बहुत सारी सुविधाएं देता था। तो समस्या ये हुई कि भाई बन तो गया, क्या बन गया भाई, लोकतंत्र तो बन गया है लेकिन करप्शन खत्म नहीं हुआ और करप्शन लगातार बढ़ता गया। तो जब यूथ को ये जब देखने लगा तो फिर यूथ ने सोशल मीडिया पे आके इसका प्रचार प्रसार करना प्रारंभ कर दिया। अब जिस प्रकार से बांग्लादेश में हुआ, अब चाइना चाहता था कि नहीं भाई इसी यही सरकार चलती रहे, लेकिन अमेरिका चाहता था, अमेरिका ऐसे चल रहा था तो अमेरिका ने, अब अमेरिका का एक पोपेट बोल सकते हो कि वो कहाँ पे देखने को मिल गया आपको, अमेरिका का एक पोपेट आपको देखने को मिला नेपाल में, ठीक है, नेपाल में देखने को मिला। यूएसए को लगा कि नेपाल लोग लोकतंत्र से परेशान हो गए हैं तो राजतंत्र की तरफ जा सकते हैं, यूएसए को लगा। तो उसने क्या किया, यूएसए को एक सीआईए ने बैक्ड किया एक आदमी का जिसका नाम है बलेंसा, काठमांडू का मेयर है। अब बलेंसा के बीच और सरकार के बीच, नेपाल सरकार के बीच हमेशा तना बनी रहती थी और बलेन साहब बहुत बेहतर काम करने लगा काठमांडू में, काठमांडू वाले रीजन में। लेकिन पूरे नेपाल के क्षेत्र में ऐसा नहीं था कि पूरे नेपाल के क्षेत्र में ऐसा हो रहा हो। तो बलेन साहब एक उभरता हुआ सितारा के रूप में देखा गया, लेकिन किसका बैक्ड था, अमेरिका के द्वारा, सीआईए के द्वारा। याद रखिएगा ये बात, बलेन साहब जो है अमेरिका सीआईए के द्वारा बैक्ड था और वो काम करता गया, काम करता गया, ठीक है। अब आगे ऐसे लगता था कि अगर यूएसए को ऐसा लगता था कि भाई आगे चल के ऐसा हो सकता है कि मेयर के बीच और सरकार के बीच कुछ आना बनी हो, तो सरकार क्या होगी भाई, मेयर और सरकार के बीच झगड़ा होगा तो लोगों को ये दिखने लगे कि भाई मेयर तो बढ़िया काम कर रहा है लेकिन सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, तो फिर मेयर के सपोर्ट में पूरे नेपाल के लोग आएंगे और फिर हो सकता है ये बलेन साह हमें एक नेक्स्ट इसमें कुछ फ्यूचर देख रहा हो अमेरिका के लिए। और ये जो आदमी अमेरिका प्रो है, अब अमेरिका कुछ भी, अगर ये फ्यूचर में कुछ प्राइम मिनिस्टर बन जाए वहाँ का तो फिर ये अमेरिका प्रो हो जाए। तो वहाँ पे एक ट्राइंगल शेप काम कर रहा है। और इंडिया कहाँ है भाई, इंडिया, इंडिया जो है वहाँ राजतंत्र जो राजा हुआ करते थे उनको भी सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, ज्ञानेंद्र साहू, ठीक है। तो एक है नेपाल में जो चल रहा है वही चले, ये चाइना चाहता है, अमेरिका चाहता है कि ठीक है अगर कोई रिजिम चेंज होता है तो ज्ञान वो बैलेंस आ जाए, और इंडिया चाहता है कि भाई राजतंत्र ज्ञानेंद्र शाह यहाँ पे आ जाए। चिंगारी में जब वैसे हमने बात की थी कि चिंगारी कैसे लगी, तो सोशल मीडिया बैन करके, जैसे सोशल मीडिया बैन हुआ चिंगारी लगी, आग लगी और पूरा काठमांडू नेपाल जल पड़ा। अब बात की जाए कि बैलेंस अगर अगला पीएम बनता है तो फिर ये किसका पॉपेट होगा, ये पॉपेट होगा अमेरिका का। तो क्या ऐसे लोग चाहते हैं, अमेरिका के लोग, क्या ऐसे सभी लोग चाहते हैं कि ऐसा ही हो? हमको लगता है ऐसा नहीं चाहते। भारत चाहता है कि भाई यहाँ पे जो उनके बहुत पुराने चहेते राज राजा बोल लो या नेता बोल लो, ज्ञानेंद्र शाह वापस आए, ना कि अमेरिका। क्या नेपाल के लोग ऐसा चाहेंगे कि अमेरिका बैक्ड एक आदमी, उसका पॉपेट आदमी यहाँ पे नेपाल में आके सरकार चलाए?
चाइना चुपचाप बैठ के देख रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे चल क्या रहा है। तो यूएसए को तो नहीं आने देना है, अगर यूएसए आया तो फिर और ऐसा देखने को मिलेगा। और इंडिया के ऊपर चर्चा करेंगे। जय हिंद।